बशीर बद्र ने कुछ ऐसा कहा था, उम्र गुजर जाती है एक मकान बनाने में, उन्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। जब हमें आजादी मिली थी, देश के हर नागरिक ने एक महान भारत का सपना देखा था, न कि जाति और धर्म के आधार पर एक महाभारत का। जब आप बस या ट्रेन में बैठते हैं तो क्या आप अपने बगल वाले से पूछते हैं आपकी जात क्या है? सामाजिक रूप से देश की जनता जात पात को भूलना चाहती है, लेकिन पॉलिटिशियन अपने स्वार्थ के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स बनाए रखना चाहते हैं। मेरे वतन, मेरे वतन। अच्छे नेता देश की सेवा करते हैं और घटिया नेता देश से अपनी सेवा करवाते हैं। एक धूर्त को टेढ़ा रास्ता ही सीधा दिखाई देता है। अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दुष्ट दूसरों पर जीते हैं। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन किस किस गद्दार ने उस चिड़िया के पर काटे, जिसकी वजह से आज करोड़ों लोगों को 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है। सरदार पटेल इस देश को जोड़ते जोड़ते मर गए, लेकिन आज गद्दार अपने स्वार्थ के लिए देश को तोड़ने पर तुले हुए हैं। एक जमाना था जब देशभक्त को हीरो गिना जाता था, आज गुंडों की पूजा शुरू हो चुकी है। नेता भाषण देते हैं कि जातिवाद हटना चाहिए, लेकिन टिकट बांटने के टाइम इनका पूरा गणित जाति पर ही आधारित है। इससे बड़ा विश्वासघात और दोगलापन देश के साथ क्या हो सकता है? बीमार को दवा पिलाना तो इंसानियत है, लेकिन अपनी दवा बेचने के लिए हर एक को बीमार बनाना हैवानियत है। रिजर्वेशन की शुरुआत क्यों और कैसे हुई? सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा और उपेक्षित वर्ग है, उन्हें उठाने के लिए, ना कि जनता को बांटने के लिए। कुछ लोगों का ऐसी सोच है कि रिजर्वेशन पुरानी गलतियों और अत्याचार के लिए एक कंपनसेशन के रूप में दी गई थी। मेरा सवाल यह है कि कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके साथ अत्याचार और अन्याय इस देश में नहीं हुआ? हर गरीब के साथ पुश्तों से अत्याचार चला आ रहा है। 1947 में 10 लाख आदमी मारे गए। किसने उनके परिवारों को कंपनसेट किया है? 4 लाख कश्मीरी घर से बेघर हो चुके हैं। उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं। उनको किसने कंपनसेट किया है? 1984 के दंगों में हजारों बेकसूर मारे गए। उनके परिवारों को किसने कंपनसेट किया है? कोई भी समाज किसी वर्ग को पुरानी गलतियों के लिए कभी कंपनसेट नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही काम कर सकती है कि आने वाली पुश्तों के लिए समस्याओं को दोहराते और बढ़ाते ना चले जाएं। वैश्य समाज बिहार में पिछड़ा वर्ग गिना जाता है, हरियाणा और बाकी प्रांतों में फॉरवर्ड गिना जाता है। राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल में जाट वर्ग को पिछड़ा गिना जाता है, बाकी प्रांतों में फॉरवर्ड गिना जाता है। मेरा सवाल यह है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या IAS अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं,
उसके बाद विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं। उनके बच्चे डॉक्टर और वकील बन के आते हैं, करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस चालू करते हैं। वो कैसे पिछड़े हैं और कितने 100 साल पिछड़े रहेंगे। आज एक नई होड़ शुरू हो चुकी है। सिर्फ जातिवाद ही नहीं, हिंदुस्तान में गोत्रवाद भी शुरू हो चुका है। ओबीसी में एक और होड़ है। हमसे बड़ा ओबीसी कौन है, जिसको एमबीसी कहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड। 1955 में लगभग बैकवर्ड की संख्या 2000 के करीब थी। सन 2000 में ये 4000 के करीब पहुंच चुकी है। ये कैसी कमाल की बात है। दुनिया आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान में बैकवर्ड की संख्या बढ़ रही है। भ्रष्टाचार बढ़ाने और झूठे सर्टिफिकेट बनाने की दुकानें खुल चुकी हैं। आज भ्रष्टाचार की वजह से जो हकदार है वो वंचित रह जाता है। एक तरफ 95% हासिल करने वाले बच्चे खुदकशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। कुछ देश को छोड़ के चले जाते हैं और कुछ अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं। और 10-20-30% वाले कुर्सियां और एडमिशन लेके बैठे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 50% टीचर सरकारी स्कूलों में आते ही नहीं। बहुत से स्कूलों में ब्लैक बोर्ड ही नहीं है। अगर कोई प्राइवेट संस्था इस तरीके से चले, उसके चालकों को क्रिमिनल बना के जेल में डाल दिया जाएगा। मैं पूछता हूं कि सरकार और उनके कर्मचारियों पर वही कानून क्यों नहीं लागू होता। हमारे देश का मकसद क्या है। हम अच्छे विद्यार्थी पैदा करना चाहते हैं, यहां पर विद्या की अर्थी नहीं उठाना चाहते। फूट डालो और राज करो की नीति सिर्फ अंग्रेजों की नहीं थी, बल्कि हर सत्ता के भूखे इंसान की रही है सदियों से। इसी फूट डालो और राज करो की नीति की वजह से हम लोग 600 साल मुगलों के गुलाम रहे हैं, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, और आज गुलाम हम दोबारा से बन चुके हैं। फूट डालो और राज करने की नीति तभी चल सकती है जब हम फूटने के लिए तैयार हों। 1937 में बर्मा बना, 47 में पाकिस्तान बना। हमें इस देश में और कितने बंटवारे चाहिए। ये गाने के अल्फाज बहुत कुछ कहते हैं। जो खून गिरा था सरहद पर, ना सिखता जाट मराठा, वो खून था हिंदुस्तानी। कैसी कमाल की बात है। मरने वाला खून हिंदुस्तानी है और राजनीति की वजह से जात पात में बढ़ जाता है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। हमें इस देश से सिर्फ आरक्षण ही नहीं, बल्कि जातिवाद को जड़ से मिटाना है। अगर पिछले वर्ग को उठाना ही हमारा उद्देश्य है, तो हमें पिछले वर्ग की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। इस देश में जो गरीब है, चाहे जिस जाति या धर्म का हो, वो पिछड़ा है। जो 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता, वो पिछड़ा है। जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, वो पिछड़ा है। देश के हर बच्चे को 12वीं तक समान शिक्षा और समान करिकुलम मिलना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए उनको। हमें एचपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब बोर्ड से हटना पड़ेगा और एक नेशनल लेवल का एक बोर्ड लाना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे मेरिट पर एक दूसरे के साथ कंपीट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो तो हमें इस देश में आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद बलवान को कमजोर बनाकर हम देश को कभी बलवान नहीं बना सकते। हमें हर नागरिक की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, हर एक को उठाना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी और खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं, हमें इस देश की जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। नेता भाषण देते हैं, जब एक मुंह आता है तो 2 हाथ भी लेके आता है। ये भाषण में बहुत अच्छा लगता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 2 हाथों को काम ही ना मिले तो मुंह में रोटी कैसे जाएगी। स्वार्थी लोगों की दवा बीमारी से भी खतरनाक है। अगर हमें समानता और एकता लानी है तो इस देश में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो। देश का कानून हर जाति और मजहब से ऊंचा होना चाहिए। छोटा छोटा हित चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, बड़े हित को उसके लिए कुर्बान कभी नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि ये सुझाव कागज पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा। मैं पूछता हूं, पिछले कई सालों में हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को 3000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। सवाल यह है, ये पैसे की जरूरत किसको ज्यादा है, हिंदुस्तान के गरीबों को या अफगानिस्तान को।
40,000 करोड़ रुपया हर साल हिंदुस्तानी खर्चते हैं अपने बच्चों को विदेश भेज के शिक्षा हासिल करने के लिए। इस रकम से हर साल हिंदुस्तान में हम 40 IITs और IIMs खोल सकते हैं। हर ग्राम पंचायत में स्कूल बनाने के लिए जमीन छोड़ी गई है। 10 करोड़ बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमें 50,000 स्कूलों की जरूरत है, जिसके लिए 25,000 करोड़ रुपया चाहिए। हिंदुस्तान में हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 करोड़ रुपया और MLA को 1 करोड़ रुपया मिलता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के लिए। इसका 27,000 करोड़ जुड़ता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में शिक्षा टैक्स, सेस टैक्स लगा हुआ है। हर नागरिक को अपने प्रतिनिधि से पूछने का हक है कि यह पैसा कहां गया, कितने स्कूल खुले और कितने पिछड़े ऊपर उठे। क्या एक BA की डिग्री हासिल करने से नौकरी मिल सकती है? हमें इस देश में सख्त जरूरत है वोकेशनल एजुकेशन की, जिससे लोग आज जाके रोजगार कमा सकें। हिंदुस्तान में 350 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं। एक छोटे देश जापान में 5,000 के करीब है। हिंदुस्तान में 5,000 वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। चाइना में 5 लाख वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। एक तरफ काबिल इंसान काम करने के लिए नहीं मिलते और दूसरी तरफ ट्रेनिंग ना होने की वजह से 30 करोड़ जनता को काम नहीं मिल पाता। आज तक मैंने किसी प्राइवेट सेक्टर की जॉब एप्लीकेशन पर जात का सवाल कहीं नहीं देखा जहां किसी की जात पूछी जाती है, लेकिन सरकारी हर फॉर्म के ऊपर और कुछ पूछे ना पूछे जात जरूर पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर अंबेडकर को जात की वजह से देश का सम्मान मिला था या कर्म की वजह से? जाति के बजाय आर्थिक आधार पर और काबिलियत पर नौकरी क्यों नहीं मिलती? अगर भारत को आज हमें एक राष्ट्र के रूप में देखना है तो हमें एक शपथ लेनी होगी। हम ना तो किसी की जात पूछेंगे, और अगर कोई हमसे हमारी जात पूछेगा तो यही कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई भी अगर मुझे एप्लीकेशन भरनी हो और जात का सवाल आए तो उस पर यही लिखूंगा मैं हिंदुस्तानी हूं। और अगर इसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो मैं शांतिपूर्वक इस देश में आंदोलन खड़ा करूंगा एकता के लिए। हम धर्म बदल सकते हैं, जात क्यों नहीं? इस देश में ना तो कोई बैकवर्ड है और ना ही फॉरवर्ड है। गरीब और अमीर जरूर हैं, लेकिन सारे देश में हम सब हिंदुस्तानी हैं। Yes, I'm proud to be an Indian. देश के लिए जान भी हाजिर है। मैं अकेला देश के लिए खड़ा हूँगा। If my country lives, my mother will live. जिस देश में एक सच्चा नागरिक अपनी सरकार से, अपनी पुलिस से और अपनी अदालतों से डरता हो, उसे आप आजादी कहेंगे या गुलामी कहेंगे? भारत का हर नागरिक इंसाफ चाहता है, खैरात नहीं। अगर हमें इज्जत और प्रतिष्ठा से जीना है तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को सक्रिय रूप से राजनीति में आना ही पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक को टिकट लेकर इलेक्शन खड़े होना है या एक पार्टी ज्वाइन करनी है। इसका यह मतलब है कि हर नागरिक को अपने वोट की अहमियत समझनी चाहिए और उसका सही रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो लोग वोट करने नहीं जाते और अपने वोट की अहमियत नहीं समझते, उन्हें निंदा करने का कोई हक नहीं। हमें देश का हित अपने हित से ऊपर रखना ही पड़ेगा। हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सरदार पटेल बनना ही पड़ेगा। हमें नेताजी सुभाष का नारा, जय हिंद का नारा दोबारा से लाना पड़ेगा। हमें गुड मॉर्निंग, नमस्ते छोड़ के जय हिंद की भावना दोबारा से जगानी है। हमें गुरु गोविंद सिंह जी की दिखाए हुए रास्ते पर दोबारा से चलना है। जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। अगर दुनिया के नक्शे पर हमें एक हिंदुस्तान देखना है तो हमें इस सिद्धांत से जीना होगा, जाति छोड़ो और भारत जोड़ो।
सर पे तिरंगे का जुनून, नई क्रांति का अरमान है। होठों पे वंदे मातरम और दिल में हिंदुस्तान है। ना जाति है ना धर्म है, ना वर्ग की पहचान है। कुदरत की ही रचना है तू, कुछ है तो बस इंसान है। दोष किसको देंगे क्या, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। चुपचाप देखे जुल्म जो वो देश के गद्दार हैं। काम वतन के ना आए, खून नहीं वो पानी है। जो माँ की आन ना रख पाए, वो कैसा हिंदुस्तानी है। माटी है ये बलिदानों की, इसका न अब अपमान हो। जागो पुकारे अब वतन जागो, जागो अगर इंसान हो। ये संदेश उन जिम्मेदार नागरिकों के लिए है जिनकी आत्मा शायद सोई हुई है लेकिन अभी मरी नहीं। अगर आप 200 साल इंतजार करना चाहते हैं, आप ही को मुबारक, मैं नहीं करना चाहता। अब या तो देश बदल जाएगा या मैं बदल जाऊंगा, और अब मैं बदलने को तैयार नहीं हूं। अब तो देश को ही बदलना पड़ेगा। आप ये वीडियो ले सकते हैं स्कूलों कॉलेजों में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रियों में, रोटरी क्लब्स में, लायंस में, चेंबर ऑफ कॉमर्स में, इंडस्ट्री में दिखा सकते हैं और जागृति पैदा कर सकते हैं। भारत महान था, आज भी है, और जब तक इस देश में एक भी देशभक्त जिंदा रहेगा, भारत हमेशा महान रहेगा। जय हिंद।